दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, सीरम में क्या प्रेजेंट होता है, मतलब सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर है। तो उसी टॉपिक को आज अपन क्लियर करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपन कि प्लाज्मा क्या होता है सर और सीरम क्या होता है। तो चलिए समझिएगा कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है एंटीकोगुलेंट से मिलने के बाद प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा हमको कैसे प्राप्त होगा, तो जब कोई भी एंटीकोगुलेंट वायल होगा, बैग होगा या जो भी होगा, तो एंटीकोगुलेंट उसमें जो मिला रहेगा और उसके बाद जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हमको लिक्विड तरल पदार्थ मिलेगा वही क्या कहलाता है, वही प्लाज्मा कहलाता है। वही क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। वहीं पे अपन देखते हैं कि सर सीरम किसको बोलते हैं। तो सीरम सर वह लिक्विड पदार्थ होता है जो कि ब्लड क्लॉट हो जाने के बाद प्राप्त होता है। मतलब जब तक ब्लड क्लॉट नहीं होगा तब तक हमको क्या नहीं मिल जाता, तो सीरम नहीं मिलता। तो ओके है। मतलब ए जो है एंटी कोगुलेंट, मतलब कोगुलेंट मतलब जमना, और एंटी मतलब नहीं जमना, मतलब जो नहीं जमने के बाद जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और जबकि क्लॉट होने के बाद, जमने के बाद, ब्लड जम जाएगा, उसके बाद जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसके बाद जो लिक्विड चीज मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको सीरम बोलेंगे। तो सर यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा को सबसे पहले किसने खोजा। ठीक है, तो याद रखिएगा विलियम क्रूक ने 1869 में इसका डिस्कवर्ड किया था प्लाज्मा का। ओके है। अब पूछेंगे कि सर सीरम को किसने खोजा, तो ऐसा कोई खोजा नहीं है उसको, लेकिन सीरम थेरेपी सुने होंगे आप नाम, सीरम थेरेपी। तो सीरम थेरेपी के फादर किसको बोला जाता है, तो एमिल वॉन बेहिंग को बोला जाता है सीरम थेरेपी के फादर। ये जो है सीरम थेरेपी के फादर है। सबसे पहले इन्होंने डिप्थीरिया में सीरम थेरेपी का यूज किया था, इसीलिए इनको सीरम थेरेपी के फादर बोलते हैं। ओके, चलिए अपन आगे देखते हैं कि सर प्लाज्मा में है ना, प्लाज्मा जो होता है एंटीकोगुलेंट, मतलब एंटीकोगुलेटेड होता है। कौन, प्लाज्मा, मतलब एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है सर प्लाज्मा में, तभी वो जो है जमता नहीं है। ये चीज हमने क्या बोला कि भैया इसमें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जबकि सीरम में एंटीकोगुलेंट क्या होता है सर, अब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एंटीकोगुलेंट अब्सेंट होता है। साथ में हम देखते हैं कि इसमें जो है ब्लड सेल प्रेजेंट होता है। किसमें, तो प्लाज्मा में सर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल। ब्लड सेल्स में कहने का मतलब क्या प्रेजेंट हो सकता है, प्लेटलेट्स, आरबीसी तो रहते ही है, आरबीसी थोड़ा बहुत आरबीसी का मात्रा रहेगा, प्लेटलेट्स रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी। जैसे प्रोटीन तो रहता ही है ना, प्रोटीन रहेगा, विटामिन रहेगा, हार्मोन्स रहेगा, सब तो प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन उसके साथ में ब्लड सेल्स भी। अब थ्राम्बोसाइट्स मतलब भैया आपको प्लेटलेट कहां से मिलता है, तो प्लाज्मा को रोटेट करने के बाद ही प्लेटलेट मिलता है, तो इसलिए ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है। बट आपको सीरम में क्या याद रखना है सर, इसमें ब्लड सेल प्रेजेंट तो नहीं होता है। पहला चीज तो ब्लड सेल तो प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या इसमें प्रेजेंट होगा, तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है ना। ये सब सारी चीजें इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होता है। ओके है। फिर याद रखिएगा कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर, क्या सर, क्लॉटिंग फैक्टर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्लॉटिंग फैक्टर आप देखे होंगे 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 1 से लेकर 13 तक। तो जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर किस में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। ठीक है, बट सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर, क्या क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर इसमें क्या होता है सर, तो अब्सेंट होता है। ठीक है, किस में, सीरम में। अपन बात कर रहे हैं किसकी, सीरम की। ओके, अपन देखते हैं क्या कि प्लाज्मा में सर और क्या प्रेजेंट होता है, तो फाइब्रिनोजेन। क्या सर, फाइब्रिनोजेन मोस्ट इंपॉर्टेंस ना, सब भूल जाओ लेकिन फाइब्रिनोजेन नहीं भूलना है। ठीक है, तो प्लाज्मा में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर ही है। बट क्लॉटिंग फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर अगर कोई है तो कौन है, फाइब्रिनोजेन। इसी के कारण ब्लड में थक्का जमता है। इसी कारण क्या होता है, ब्लड में थक्का जमता है। अगर फाइब्रिनोजेन नहीं पाया जाएगा तो ब्लड में थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन सर क्या होता है इसमें सर, तो प्रेजेंट होता है। जबकि अपन बात करेंगे कि सीरम में फाइब्रिनोजेन क्या होता है,
तो इसमें फाइब्रिनोजेन सर अब्सेंट होता है। क्या होता है इसमें? अब्सेंट होता है। ओके, फिर अपन देख लेते हैं कि इसका क्वांटिटी, ठीक है, प्लाज्मा का क्वांटिटी ज्यादा होता है कि सीरम का क्वांटिटी ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा का क्वांटिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। किसकी अपेक्षा? सीरम की अपेक्षा इसका क्वांटिटी क्या होगा? तो कम होगा, मतलब लेस होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा सर? तो चलिए समझिएगा कि यहाँ पे देखिए, ये है हमारा क्या, ब्लड, ठीक है, और ये जो है सीरम वाला ब्लड है, दोनों रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, जो ये ब्लड है एंटीकोगुलेंट रहता है, तो यहाँ तक ये मस्त एकदम चुपचाप बैठ जाएगा ना। ठीक है, इतना तक इसका अगर प्लाज्मा है, ठीक है, जो कि इसको हिलाओगे तो फिर से हो जाएगा, लेकिन इसमें पहले ब्लड क्या होगा? क्लॉट होगा। यहाँ तक तो क्लॉट हो गया, तो सीरम कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक ही जा पाएगा। तो बताइए ज्यादा किस में रहेगा? तो प्लाज्मा में इसका जो मात्रा है ज्यादा रहेगा, किसकी अपेक्षा? तो सीरम की अपेक्षा, क्योंकि क्लॉटिंग होने के बाद ही क्या मिलता है? सीरम, और एक क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि प्लाज्मा का यूज क्या होता है सर। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा का यूज जो होता है कोगुलेशन टेस्ट में। अबे कोगुलेशन टेस्ट क्या होता है? तो कोगुलेशन टेस्ट आप सुने होंगे, पीटीआईएनआर, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, एपीटीटी, ये सब क्या होता है? कोगुलेशन टेस्ट होता है। जैसे इसी कोगुलेशन टेस्ट में अपन लोग देख सकते हैं डी डाइमर भी होता है, कोगुलेशन प्रोफाइल में ही आता है। ठीक है, ये सब क्या है? कोगुलेशन टेस्ट है। ठीक है, तो कोगुलेशन टेस्ट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल यूज। ठीक है, प्लाज्मा का यूज और किस में करते हैं सर? तो ट्रांसफ्यूजन में। क्या ट्रांसफ्यूजन में? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्लाज्मा का यूज किया जाता है सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। कैसे? तो आप देखे होंगे कि पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को होल ब्लड चढ़ रहा है, किसी को पीआरसी चल रहा है, किसी को एफएफपी। ये जो एफएफपी है, एफएफपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो याद रखिएगा, इस एफएफपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या होता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है ये किसको चढ़ेगा? तो कोई पेशेंट को, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है। वो प्लाज्मा ही, है ना, है जो कि ट्रांसफ्यूजन का भी वर्क करता है। अपन देखते हैं कि सीरम का यूज क्या होता है सर, यूज। तो इसका जो यूज होता है क्या? तो भैया सेरोलॉजिकल टेस्ट में, जितने भी सेरोलॉजिकल टेस्ट है, बायोकेमिकल टेस्ट है, ये सब में ही इसका यूज होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इस सीरम का यूज मेडिसिन, या फिर हमने ऊपर देखा सीरम थेरेपी के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा आज के डेट में, है ना, सीरम मिलता है चेहरे को चमकाने के लिए, विटामिन सी एंड सीरम लिखा होता होगा। ठीक है, बाल को एकदम चमकदार बनाने के लिए सीरम आता है, तो भी सीरम थेरेपी के रूप में भी इस सीरम का यूज होता है। और सेरोलॉजिकल बायोकेमिकल टेस्ट के लिए भी सीरम का यूज होता है। सेरोलॉजिकल टेस्ट में, है ना, जैसे बायोकेमिकल टेस्ट हो गया तो एचआईवी वगैरह, लिवर फंक्शन का, लिपिड प्रोफाइल का, आरएफटी का, कुछ भी टेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सीरम की जरूरत पड़ेगी। और इसी से ही वो जो है एक्यूरेट रीडिंग देगा, ना कि प्लाज्मा से। ठीक है, इसमें अपन लोग देख लेते हैं सर, इसका जो क्या बोला जाए, स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कितने दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्लाज्मा को जो लाइफ साइकिल होता है, अगर इसको हम डीप फ्रीजर में -20 या -40 डिग्री में अगर रखेंगे तो 1 साल तक प्लाज्मा का लाइफ साइकिल होता है सर। कितने साल तक? 1 ईयर तक होता है। ओके है। देन अगर अपन सीरम की बात करें तो सीरम का जो स्टोरेज या लाइफ साइकिल इसका कितने दिन का होता है? तो 1 से 2 दिन के आसपास ही होता है। 1 से 2 दिन तक ही आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट प्रोटोकॉल ना। ठीक है, जब उसको अपन लोग सीरम से कन्वर्ट कर देंगे किसी मेडिसिन पर, किसी वैक्सीन पर, तब के कंडीशन पे उसका लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। बट नॉर्मल कंडीशन की बात करें तब के कंडीशन में ये होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्लाज्मा और सीरम में अंतर क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अब दोबारा नहीं आएगा। ओके है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।